नमस्कार, जोरदार तालियों से स्वागत करिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इस वक्त हमारे साथ हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करिए प्लीज, जरा एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। टीवी 9 भारतवर्ष सत्ता सम्मेलन में मैं निशांत चतुर्वेदी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज राजनीति की महफिल मध्य प्रदेश में सजी है। आप पूछेंगे मध्य प्रदेश क्यों? मध्य प्रदेश इसलिए क्योंकि देश इस वक्त लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व को मना रहा है। लोकसभा चुनाव खजुराहो की तरह हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था का स्मारक है। चुनावी समीकरण जबलपुर के बेड़ा घाट जैसी पहेली हैं। राजनीति से जनता की उम्मीदें विंध्य और सतपुड़ा की पहाड़ियों से भी ऊंची हैं। चुनावी दांवपेच दंडकारण्य जैसे उलझे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, मध्य प्रदेश ही रामनीति और राजनीति को राम पथ से जोड़ता है। आज इस मंच पर मध्य प्रदेश में पक्ष और विपक्ष की तमाम बड़ी हस्तियां हमारे सामने होंगी। सार्थक संवाद होगा, सवाल होंगे, जनता के सरोकार की बात होगी, वादे होंगे, दावे होंगे और हम निष्पक्षता की सीमा रेखा पर खड़े होकर अपने दर्शकों के प्रतिनिधि की भूमिका निभाते रहेंगे। टीवी 9 इस वक्त देश का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क है और टीवी 9 भारतवर्ष देश का सबसे तेजी से उभरता न्यूज चैनल। दर्शकों का प्यार और भरोसा ही हमें जिम्मेदार बनाता है। आज मैं आप सभी से वादा करता हूं कि मैं और मेरे सभी सहयोगी इस मंच से अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाएंगे। तो चलिए इस मंच से संवाद के सिलसिले की शुरुआत मध्य प्रदेश के चेहरे से करते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। जोरदार तालियां हो जाए जरा, आइए। पहले तो आपने हमारे लिए समय निकाला, इतनी व्यस्तता है, चुनाव चल रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। आपका भी मध्य प्रदेश में इस शो करने के लिए मैं अभिनंदन भी करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। कम से कम भोपाल को वो केंद्र बनाया है। हमेशा दिल्ली तो होता ही रहता है, लेकिन टीवी 9 का मैं बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत आभार। मैं चाहूंगा जरा जोरदार तालियां हो जाएं। हमारे खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ बैठे हैं। मैं मोहन जी से बातचीत शुरू करूं इससे पहले उनका एक छोटा सा परिचय देना चाहता हूं। मोहन जी ने छात्र जीवन में बीएससी किया, फिर एलएलबी किया, फिर एमए किया, फिर भी मन नहीं भरा तो एमबीए की डिग्री ली और यहां भी संतोष नहीं हुआ तो फिर पीएचडी भी कर डाली। डॉक्टर साहब, लिस्ट खत्म हो चुकी है या अभी भी कुछ बाकी है? देखो, अध्ययन का तो हर एक व्यक्ति के अपने मन में जिसकी जहां तक पढ़ने की इच्छा सदैव पढ़ना ही चाहिए। दुर्भाग्य से डिग्री को केवल अपनी आजीविका से जोड़ करके चलना ये गलत है। इसलिए मैं सदैव इस बात पर ध्यान देता हूँ। आज भी मैं अपने स्वाध्याय का समय मिलता है जरूर करता हूँ। ये डिग्री तो अब मैंने लेना बंद कर दी, लेकिन पढ़ने का स्वभाव शुरू से ही। मोहन जी, इस वक्त कोई छात्र अगर इतनी पढ़ाई कर ले तो वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी को ज्वाइन करता है, सीईओ बनता है या देश विदेश में सेटल होता है। आप तो सीधे मुख्यमंत्री बन गए। आपकी जानकारी के लिए थोड़ा दुरुस्त करना पड़ेगा। मैं सीधे नहीं बना हूँ। मैं करीब कई विभागों से निकलते काम करते आया। मैं दूरसंचार सलाहकार समिति के माध्यम से, फिर वेस्टर्न रेलवे बोर्ड मेंबर रहा हूँ, फिर उज्जैन विकास प्राधिकरण का 8 साल अध्यक्ष रहा, राज्य मंत्री का दर्जा था। बाद में मध्य प्रदेश टूरिज्म कॉरपोरेशन का चेयरमैन रहा 4 साल, उसके कैबिनेट का दर्जा था। फिर विधायक रहा हूँ, फिर शिक्षा मंत्री रहा हूँ, अब जाके मुख्यमंत्री बना। विधायक दल की जब बैठक हुई, उसका जो फोटो सेशन था, अब तो बहुत पुरानी बात हो गई। अब नहीं, फिर भी मैं आपसे एक चीज पूछूंगा। अब मैं इसमें इसलिए नहीं कहता नहीं, लेकिन मैं उसमें एक चीज पूछूंगा। हमारा 5वां महीना चल रहा है। हाँ, ठीक है। अब बेहतर ये होगा कि 4 माह पुरानी बात के बजाय 4 माह में हमारी सरकार ने जो काम किया, ठीक है, इस पे संवाद करे तो अच्छा रहे। तो मुझे एक बात बताइए, अभी पहले फेज का चुनाव हुआ है, क्या पल्स आ रही है, क्या लग रहा है आपको? कितनी सीटें ओवरऑल मध्य प्रदेश में, कितनी सीटें, क्या लग रहा है आपको? देखिए, ये आपने अच्छा मौजूद प्रश्न किया है और मैं 100% गारंटी दे सकता हूं, क्योंकि ये मान के चलो कि जब हमारी 2014 की रिजल्ट आए थे उसमें
2 सीट हमारी बकी थी, एक गुना और एक शिवपुरी। 2019 में हम गुना भी जीते और अब माननीय सिंधिया जी तो हमारे साथ ही है, केवल छिंदवाड़ा बची थी। और मैं अभी छिंदवाड़ा का पहले राउंड में ये चुनाव हो चुका है और जिस ढंग की वहाँ छिंदवाड़ा की जनता की पल्स आ रही है, निश्चित रूप से छिंदवाड़ा भाजपा की हो चुकी है, अब कुछ बचा नहीं है। बाकी तो पूरा प्रदेश भाजपा में पहले से ही है, तो यहाँ हमारी जड़ें काफ़ी गहरी है। जनसंख्या जमाने से मध्य प्रदेश में भाजपा के प्रति बहुत प्रेम है जनता का, और 20 साल से लगभग, ये 1.25 साल छोड़ दो तो 20 साल से हमारी सरकार रही है। तो यहाँ कोई किसी की, और वर्तमान तो मोदी जी का 2 टेन्योर इतना ज़बरदस्त निकला है, तो जनता बिल्कुल मोदी के अलावा कुछ सुनना नहीं चाहती, भाजपा के अलावा कुछ और जानती भी नहीं। आप कह रहे हैं कि उनका टेन्योर जबरदस्त निकला है, और कई जगह बात भी की चल रही है कि ये एक हिस्टोरिक विन हो सकती है, बहुत सारी बातें ऐसी चल रही हैं। लेकिन एक बात बताइए, जो पहले फेज में वोटिंग हुई वो 2019 की तुलना में कम हुई है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या देश हो। आप अगर उसका थोड़ा बारीकी से विश्लेषण करेंगे तो आपको ध्यान देगा। जैसे उदाहरण के मध्य प्रदेश की बात करते हैं, जहाँ सीधी हमारा तुलनात्मक रूप से सबसे ज़्यादा कम की बात आती है, तो बिहार में तो 49 के भी नीचे गए हैं। ये जो खास करके वर्तमान में फसल कटाई का समय चल रहा है, शादियों का समय बहुत है, और पहले हम ये पूरे बेल्ट में मई में चुनाव करा रहे थे गए 2019 में, अभी अप्रैल के भी हमें पहले से दूसरे सप्ताह में चुनाव करा लेते हैं, तो स्वाभाविक रूप से इसका जो असर पड़ता है वो ही कारण रहा है। और फिर ये बात भी सही कि अब चुनाव आयोग आगे पीछे विचार करेगा कि अगर दूर दूर से वोटर अगर रहता है तो आप भी किसी पार्टी को वाहन नहीं लगाने देते हो, आपके पास कोई वाहन खुद लगाते नहीं हो, तो आखिर मतदाता अपने मतदान केंद्र तक आने में जो उसकी कठिनाई है उसके बारे में कोई ना कोई तो विचार आगे पीछे, आज नहीं तो कल हमको विचार करना पड़ेगा कि कोई प्रबंधन करो जिससे वो अपने मतदान केंद्र तक आ जाए। क्योंकि चुनाव आयोग की भी इच्छा, हम सबकी भी इच्छा रहती है कि मतदान अधिकतम हो जाए, लेकिन अधिकतम होने में जो दूरी वाला पार्ट है, जैसे जहाँ आदिवासी अंचल है, बहुत दूर दूर गांव है, बहुत दूर दूर मतदान केंद्र है, ऐसे कुछ कारण है जिन पे विचार करना चाहिए। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि जो वोटर नहीं निकला है वो बीजेपी का वोटर है, वो ओवर कॉन्फिडेंट है, उसको लग रहा है कि अब तो 400 पार है, क्या वोट करना, और जो निकला है वो विपक्ष का वोटर है। अब उल्टा मैं बता दूं जरा आपको, अगर आपने एक सीधी की बता देता हूं, सीधी में एवरेज हमारा 15% से कम वाला है, लेकिन जो सीट विधानसभा हमारी नहीं है, जैसे चुरट, ये कांग्रेस की सीट है, लेकिन यहाँ 20% वोट कम डला है, इसको क्या बोलोगे? इसका मतलब कि कांग्रेस ने अपनी चुनाव के पहले हार मान ली, वो अपने सारे मैकेनिज्म में उनने मान लिया कि यहाँ मोदी आ रहे हैं और भाजपा जीत रही है, इसलिए वो बाकी जगह हम 12, 14, 10, 9, 8% डाउन गए। लेकिन अगर 8 विधानसभा लोकसभा में, लेकिन अगर आप जो कह रहे हैं उसके अनुसार कार्यकर्ता तो वहां से यहां स्विच कर गए हैं, लेकिन वोटर नहीं स्विच कर पाया क्या? मैंने इसीलिए तो बोला कि अब आपको उनकी भाषा में, कांग्रेस की भाषा में जवाब दे रहा हूँ कि अगर वो इस ढंग से बताते हैं तो क्या कारण है कि हमारी सीधी की चुरहट विधानसभा हमारे हाथ में नहीं, वहाँ 20% कम वोट डला, लेकिन जहाँ बीजेपी जीती वहाँ 14, 15, 12, 9 जीता है, तो कांग्रेस अपने चुनाव को पहले हार गई, इसका मतलब ये तो दिख रहा सामने। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि इसकी चर्चा काफी है कि बीजेपी को 3-4 सीटों पे बड़ी चुनौती मिलेगी, जिसमें जिक्र किया जा रहा है मांडला हो गया, राजगढ़ हो गया, छिंदवाड़ा हो गया, यहां पर बीजेपी को बड़ी चुनौती है। ये बड़ा वर्तमान का दौर ऐसा हो रहा है, जैसे मैं इसमें बड़ी सहानुभूति भी है मेरी विपक्षी पार्टियों से, जब वो बात कहते हैं कि हम चुनौती दे रहे हैं, लेकिन चुनौती देने में उनके मुंह से एक बार भी नहीं निकलता कि हम 29 में से 29 सीट जीत रहे हैं। बीजेपी डंके की चोट कह रहे हैं 29 में से 29 जीत रहे हैं, 400 हम जीत रहे हैं। बोले ना राहुल गांधी 400 जीत रहे हैं, क्यों नहीं बोल पा रहे वो? क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस ही नहीं, वो 400 पे लड़ भी नहीं पा रहे हैं, तो कहां से सीट जीतेंगे? 29 में वो 29 नहीं लड़ पा रहे। यहाँ एक सीट उन्हें जबरदस्ती समाजवादी पार्टी को दी, आज तक कभी नहीं दी। तो जो चुनाव के पहले आप सरेंडर हो रहे हो तो कहां से जीतोगे आप? कोई सीट पे चुनौती नहीं। लेकिन वो अपनी भले ही ना बता रहे हो, लेकिन राहुल गांधी पहले बोलते हैं 150 जीतेगी एनडीए, फिर बोलते हैं 180 जीतेगी। मैंने क्या बोला? 400 बोले ना,
बताए उनका, चलो पूरा घमंडिया गठबंधन बता दे कहाँ जीत रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं वो। उनके पास कभी भी ऐसा हुआ ही नहीं कि समाजवादी पार्टी से कोई कॉम्प्रोमाइज हुआ। पहली बार ऐसा हुआ कि खजुराहो सीट उनने दी, और खजुराहो सीट उनने क्या दी, पीठ पीछे से। मुझे आज ही समाचार पत्रों में पढ़ने को मिला है कि अखिलेश यादव जानकारी निकाल रहे हैं कि कांग्रेस ने मिल करके उनके साथ उनका कैंडिडेट टर्न करा दिया। तो ये संदेश क्या जा रहा है, इसका मतलब है ना उनके साथी पे भरोसा है, ना उनको खुद पे अपने पे भरोसा है, ना उनके अपने पूरे इस वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में। तो कभी 400 क्यों बोल रहे हैं, इनका मतलब है कि इनने कब्जा कर लिया या ईवीएम खराब है। एक प्रत्याशी राजगढ़ वाले उनके बोल रहे थे मैं 400 उम्मीदवार खड़े करूंगा। ये नाच न जाना आंगन टेढ़ा वाली बातें हैं जिनमें खुद में दम नहीं होता, ये घटना लाती। लेकिन वो ये भी बोल रहे हैं कि एक नारा उन्होंने दिया है कि साउथ में साफ और नॉर्थ में हाथ। उनका नारा सुन कौन रहा है, खुद ही लगा ले, खुद ही सुना ले। वो तो कोई पूरा प्रदेश देश तो सुन नहीं रहा, उनका पता ही नहीं चल रहा कहाँ है वो। आप मुझे, आप लोगों ने भी आकलन किया होगा, 400 का आंकड़ा अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहां कहां गेन्स कर रहे हैं? नॉर्थ इंडिया का भी क्या होगा, साउथ का भी क्या होगा? आपने आप अंदाज इसको दूसरे ढंग से लगा ले कि हमारी जो जहाँ भी हमारी पुरानी 2 बार से लगातार सीटें हम अपनी बचा के चल रहे हैं और हर बार बढ़ती जा रही है, तो स्वाभाविक रूप से जो जो और बेल्ट बचे हैं उसी में हमको लगातार चांस मिल रहा है। आप तेलंगाना की बात कर ले, आप आंध्र की बात कर ले, हमारे पास जो संभावना, नॉर्थ ईस्ट जो हमारा एक तरह से पुरानी स्थिति से और अच्छी स्थिति में जा रहा है। तो जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे समय भाजपा के पक्ष में और अनुकूल। तो आप ये कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट और साउथ में आपका आंकड़ा बढ़ेगा? हाँ, पुराना हमारा बचेगा और बाकी बढ़ेगा। पुराना बचेगा नॉर्थ में और आगे बढ़ेगा। पुराना तो अपना बना ही है, उसके बाद और बढ़ता जाएगा। अच्छा, कोई जानकारी, क्योंकि हम अब ये जानना चाहेंगे तमिलनाडु से क्या खबर आ रही है वहां पर? देखिए, मैं तो मध्य प्रदेश की बात करूंगा। ठीक है, तो मैं आपसे मध्य प्रदेश के एक सवाल पूछता हूं। आपने कहा 29 की 29 सीटें आ रही हैं, तो कमलनाथ के गढ़ में कैसे कमल खिलेगा? देखिए, क्या हो रहा है कि आप इसको दूसरे ढंग से लीजिए। 1977 से लेकर के आज तक केवल एक बार पटवा जी को छोड़ दे तो उनकी 8 बार, एक बार उनकी पत्नी, एक बार और उनका बेटा, तो कोई दूसरा कोई व्यक्ति चुनाव लड़ ही नहीं सकता। ऐसा बना कि जब रहोगे तो फिर क्यों कोई आएगा? जैसे हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं उनके ही साथ के खास कांग्रेस के खाटी नेता, मंत्री रहे, विधायक रहे, उनने आकर के कहा कि भाई हम कमलनाथ जी का सम्मान करते हैं, लेकिन ये उनकी पत्नी फिर उनके बेटे, हम ये कब तक सहन करेंगे? तो लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस के अंदर ही इस बात का विस्फोट हुआ एक तरह से, और जनता ने भी माना कि भाई ये कह रहे हैं मेरे सपनों का भारत है, मैं तपस्या कर रहा हूँ। तपस्या नहीं कर रहा, समस्या कर रहे हैं। लोकल विधायक, लोकल सांसद, लोकल मंत्री आप बनने नहीं दे रहे हो। आज तक क्यों लोकल सांसद नहीं बनने दे रहे हो भाई? आपको बनने देना पड़ेगा। आप अपने इस पूरे माहौल में अभी और विकास का सपना देख रहा हूँ, 45 साल तक आप सपना ही देख रहे हो, तो हकीकत में कब आओगे? हमने कहा कि आप समस्या खड़ी कर रहे हो, आप तपस्या नहीं कर रहे हो। लेकिन एक चीज जो देखते हैं, आप खुद छिंदवाड़ा 8 से 9 बार गए, आपने पूरी ताकत लगाई है वहां पर। हमने देखा वहां पर नड्डा जी गए, गृह मंत्री गए, शिवराज जी भी गए 2 बार। आपको इतनी ताकत लगानी पड़ रही है, इसका मतलब है मुकाबला कठिन है? आप उल्टा बोलो। उल्टा ऐसा था कि जब हम लोग पुराने चुनाव पर सुनते थे, हमको तो मालूम नहीं है, लेकिन कमलनाथ जी माइक से बोलते थे कि मैं यहाँ बीजेपी के नेता को भी मेरे हिसाब से आने देता हूँ। तो ये उनका घमंड तोड़ने के लिए हम लोग गए। जो आदमी को इतना बोलने में आ जाए कि मैं कांग्रेस के तो यहाँ आने दूंगा ही नहीं, लेकिन बीजेपी के लोग या बाकी लोग भी मेरे हिसाब से आएंगे, तो माननीय नड्डा जी ने कहा कि कौन ऐसा कहने वाला, मैं जा रहा हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैं जाऊँगा। उनने कार्यक्रम किया, रोड शो किया, जबरदस्त उसका प्रतिसाद मिला। बड़ी सभा की। माननीय अमित जी ने कहा कि मध्य प्रदेश और खास करके भारत में कोई चुनौती दे इस ढंग की, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। माननीय नड्डा जी आए, हमने भी कहा कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं, आप बोलने के लिए स्वतंत्र है, आप बोलने की अभिव्यक्ति की आज़ादी सभी को है, लेकिन मुझे मुख्यमंत्री के पहले मैं भी कार्य करता हूँ, तो भाजपा के लिए अगर कोई ऐसी चुनौती देता है तो हम विनम्रता से जनता के बीच जाएंगे। अब बाकी जनता पे छोड़ेंगे ना, लेकिन आप किसी को ये ठेका तो नहीं दे सकते कि वो आने देंगे या ना आने देंगे। ये तो कितनी बड़ी बात होगी, ये गलत बात है। और अब जब हम सब जा रहे हैं तो आप कह रहे हो कि इतनी ताकत क्यों लगा रहे हो? अरे भैया, चुनाव है,
हमारे पास जो ताकत है हम सब लगा रहे हैं। अब आपके पक्ष में कोई नहीं आ रहा है, हम क्या करें? आपके साथ कोई भी प्रदेश के नेता नहीं आना चाहते, देश के नेता नहीं आना चाहते उनके पक्ष तो ये वो जाने, हम क्या करें उसमें? आप लोग तो भाई उनके अपने व्यवहार, उनका अपना तरीका, उन पे विश्वास लोगों को है कि नहीं मालूम नहीं, तो अब वो नहीं आए तो हम क्या करें? नहीं तो ये लोगों का विश्वास नहीं है या उनकी पार्टी के बड़े नेताओं का भी विश्वास तो नहीं ये वो जाने, उनके बीच का मामला, मैं क्या करूं इसमें? ठीक है, ठीक है। मुझे एक बात बताइए, उनका ये कहना है कि चुनाव से 2 दिन पहले उनके पीए के घर पे पुलिस पहुंच जाती है, उनके करीबी लोग बीजेपी में ज्वाइन करते हैं, एक मेयर जो है वो ज्वाइन करते हैं और वोटिंग वाले दिन वो एक वीडियो रिलीज करके बोलते हैं कि नकुल नाथ के लिए वोट करो। वो कहते हैं कि बीजेपी साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल कर रही है। अरे आप उल्टा बात कर रहे हो, मैं तो ये बता रहा हूं कि उनके व्यक्ति 5 लाख रुपए देते हुए पैसे देते पकड़ा रहे। अब उनका आदमी पैसे लेकर के बाकायदा बांटने के लिए लोगों को बिठा करके, और जब ये पकड़ा इसका मतलब बाकी क्या कर रहे होंगे? हमारा व्यक्ति तो कोई नहीं पकड़ा है, उनके व्यक्ति ने जो चरित्र हत्या करने के टाइप से जो सीडीवीडी बनाने का वाला काम किया, तो इसको क्या बोलेंगे? फिर आप बताइए, कांग्रेस के अध्यक्ष प्रदेश के कहते हैं कि साहब जो हमारे पास गए वो सब बेईमान, भ्रष्टाचारी और नालायक लोग थे। कोई बात नहीं, अब उनका महापौर हमारे पास आ गया, वो हमारा महापौर आकर के 2 दिन बाद वापस कांग्रेस में चला गया, अब क्या बोलेंगे? वो जाने वाले सब बेईमान, भ्रष्टाचार ये थे, तो उनके पास आ गया तो वो उसका क्या बोलेंगे? उसके बारे में बताए। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, धीरे धीरे करके जैसे जैसे माहौल बन रहा है, कांग्रेस की पूरे प्रदेश में हवा निकली पड़ी है और जनता का उत्साह बिल्कुल चरम पे है। जिस ढंग का रोड शो माननीय मोदी जी का हुआ, जिस ढंग से मंडला की सभा, दमोह की सभा, माननीय अमित जी के रोड शो, अमित जी की सभा, माननीय नड्डा जी की सभा, और हम भी छोटे छोटे स्थान पर जाकर जो बात कर रहे हैं, आज की स्थिति तो हो रही कि कई बार तो लोग ये कह रहे हैं कि अब आपको आने की जरूरत नहीं, आप तो मिठाई लेके आना सीधे, हम तो इस स्थिति में पहुंच रहे हैं। नहीं, लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं और सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि ऑपरेशन कमल यानी कमलनाथ को बीजेपी में लाने के लिए कोई ऑपरेशन हुआ था या नहीं हुआ था या फेल हो गया था, ऐसा कुछ था? हम तो केवल कमल की बात कर रहे हैं, ये कमलनाथ वाला ऑपरेशन आप जाने और मीडिया जाने, हमारी तो समझ बाहर है। अब ये कहाँ से चली बात, कहाँ खत्म हो गई, हम तो केवल एक सूत्री काम, केवल कमल कमल कमल, और हम उस पर काम पे लगे। अच्छा, उसमें अगर मैं आगे नाथ लगा दूं तो मैं आपसे एक सवाल ये पूछूंगा कि अगर नकुल नाथ और कमलनाथ बीजेपी में आना चाहें, दरवाजा खटखटाना रहे, तो क्या मोहन जी उनका स्वागत करेंगे? अब मैं काल्पनिक सवाल का क्या जवाब दूं? कल को आप कहोगे राहुल गांधी आना चाहेंगे तो मैं उनको मना करूंगा क्या? तो मैं उस पर जवाब क्या दूंगा? वैसे आपने एक बार ये कहा था कि दिग्विजय सिंह कभी संघ की तारीफ करते हैं, कभी बुराई करते हैं, फिर आपने कहा कि उनको संघ पसंद है तो उनका संघ में स्वागत है। मैं तो आज भी कहता हूं भाई, हमारे लिए वो सुसनेर की सभा में संघ के प्रचारक की, संघ की तारीफ करते हैं, चने खा के मेहनत करते थे, बाकी सब चीज़ें करते थे, मैंने कभी किसी पे कार्रवाई नहीं की, तो उनकी दया पे मोहताज नहीं संघ। हमने कहा कि संघ में सबका स्वागत है, आए ध्वज प्रणाम करे, प्रार्थना करे, संघ में आए, संघ में कोई राजनीतिक दल तो है नहीं। अब ये उनके ऊपर निर्भर करता है, उनका हम तो अभिनंदन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आकर हमारा विरोध है, वो देश के आतंकवादियों को जी लगा के बोलते हैं, ओबामा जी, ये जो उनकी भाषा है, वो कहते हैं कि हमको मंदिर का सवाल नहीं, यहाँ तो ये ढांचा तोड़ना था इनको। तो सुप्रीम कोर्ट में जो दिया गया फैसला, उस फैसले पे अब कोई प्रश्न उठाए, ये बर्दाश्त नहीं। मध्य प्रदेश में ये कहा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों में करीब 2.5 लाख कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो भाजपा में शामिल हो गए। कांग्रेस कह रही है ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कांग्रेस तो, मैं कांग्रेस के बारे में क्या कहूँ, कांग्रेस दोमुही बात कर रही है। जब आदमी चला जाता है उसके लिए गाली बकते हैं, फिर कहते हैं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन ऐसा हुआ था कुछ? भाई तो कह रहा हूँ, आ ही रहा है, हमने तो बोला डंके की चोट, आ रहे हैं, हम क्या मना कर रहे हैं? भाई कांग्रेस पे कोई को भरोसा नहीं है। जो देशभक्त के आधार पर राजनीति करना चाहता है वो हमारे परिवार में आ रहा है, हमने स्वागत किया। नहीं, लेकिन इतने सारे लोग आए हैं। हाँ, क्यों नहीं आ रहे हैं? आप बताओ, 8.5 करोड़ की आबादी है प्रदेश की, तो अगर बड़ी पैमाने पे कांग्रेस में निराशा का वातावरण है तो वो आ रहे हैं। तो हम करीब कितने लोग आपका अंदाजे से कांग्रेस छोड़ के आ चुके होंगे? हमने तो आपसे कहा, वो जो आंकड़ा बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं।
कि जिनको जानने वाले उनको मालूम है। हमने तो कहा कि अभी तो हमने कुछ भी नहीं लिए। पूरी कांग्रेस के जो वर्तमान के माहौल में, कांग्रेस में जो निराशा है, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस में कोई बचेगा। वो दिग्विजय सिंह कहते हैं कि जो बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रही थी, आज वो बीजेपी कांग्रेस युक्त हो चुकी है। ये कर्म उनके हैं, हम क्या करें। उनके अपने माहौल से अगर उनके लोग भरोसा नहीं कर रहे तो उसमें कोई क्या कर लेगा। ये निराशा का वातावरण नेता तो बीजेपी का अपना कल्चर इंटैक्ट रहेगा या कांग्रेस का कल्चर यहां पर दिखेगा? बीजेपी का अपना कल्चर इंटैक्ट रहेगा या कांग्रेस का कल्चर दिखेगा आपके अनुसार? ये मूल आपने अच्छा प्रश्न किया है। बीजेपी का अपना कार्य पद्धति इतनी अच्छी संगठन रचना की कि हमको सबको पचाने में कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि हमारे यहाँ पद आधारित कभी कोई व्यक्ति को खड़ा नहीं करते। मेरे उदाहरण ले लो, हमने जीवन में नहीं सोचा हम कोई चुनाव लड़ेंगे, मंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, और ऐसे नहीं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ऐसे ही नहीं बन गई। मेरे जैसे कई कार्यकर्ता हैं जिनके पूरे जीवन निकल गए हैं। कोई को मौका मिला, कोई को नहीं मिला, लेकिन यहाँ इस बात का कोई ना नहीं है। अब जब भी तो आप दूसरे आप प्रश्न करते हो कि आडवाणी जी, मुरली मनोहर जी, आप ही तो प्रश्न उठाते हो ना, लेकिन आप बताओ वो सब पार्टी से जुड़े हुए हैं कि नहीं? क्योंकि हमारे यहाँ विचार आधारित पार्टी में काम करने वाले लोग हैं जिनको दल में आकर देश की सेवा के साथ जुड़ना है। तो देश की सेवा हमेशा पद से नहीं आती, बगैर पद के भी की जाती। और माननीय अटल जी ने जो शब्द बोला था कि हमारे पास सबसे बड़ा पद कार्यकर्ता का है, तो कार्यकर्ता बनना यही बहुत गौरवान्वित करने वाली बात है। तो कार्यकर्ताओं की टीम खड़ी करना ये हमारी पार्टी का उद्देश्य है। मोहन यादव जी, ऐसा लग रहा है बीजेपी को एक नया ओबीसी चेहरा मिल गया है। आप बिहार गए, उत्तर प्रदेश गए, क्या संदेश दिया जा रहा है? देखिए, ये भी वही बात है, जैसे मैं इस बात के लिए अंतर आता है कि कुल मिलाकर के हमारी पार्टी में माननीय मोदी जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि हमारी कुल 4 जातियां हैं: महिला, युवा, किसान, गरीब। जातियों के आधार पर लीडरशिप को देखना ये और गलत हो जाएगा। ये कांग्रेस का तरीका है या बाकी लोगों का तरीका है? मैं जिस सीट से खड़ा होता हूँ वो कोई ओबीसी के लिए रिजर्व सीट नहीं है। मेरे समाज के तो 500 वोट भी नहीं है, लेकिन मेरी पार्टी ने भरोसा कि एक बार जिताया और वोट से जीते, दूसरी बार फिर टिकट दिया तो और ज़्यादा वोट से जीते, तीसरी बार दिया और ज़्यादा वोट से जीते। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि पार्टी का ये भरोसा सच्चे अर्थ में लोकतंत्र की आत्मा के साथ न्याय है कि ये पूरे देश में होना चाहिए कि पर्टिकुलर कोई समाज से क्यों व्यक्ति को जोड़े। हर एक में जिसमें क्षमता होगी, योग्यता होगी। चुनाव का मतलब ही ये होता है कि बजाय कोई ओबीसी, एससी, एसटी, हम सबका सम्मान करते हैं, सब वर्गों का विकास होना भाजपा का भाव है, लेकिन चुनाव में जीतने के बाद उस पर ये लेबल लगा देना, ये मुझे लगता है अन्याय हो जाएगा। तो फिर ये परसेप्शन कैसे जा रहा है कि मोहन यादव जी के आने से यूपी और बिहार में जो यादव वोट बैंक है उसमें बीजेपी को फायदा होगा? ये किसने बनाया मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मैं दूसरा तरीका बता सकता हूँ। दूसरा ये तरीका कि पर्टिकुलर कोई एक समाज के व्यक्ति कोई मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो उनके बच्चे ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए, उनके बच्चे ही पार्टी के अध्यक्ष बनना चाहिए, सांसद भी उनके बच्चे बनना चाहिए, विधायक भी वो बनना चाहिए, मंत्री भी बनना चाहिए। और ये काम बीजेपी को छोड़ के बाकी सारे दल कर रहे हैं। तो जब आप ये करोगे तो आप तो परिवारवादी बात करो, आप तो समाज की बात भी नहीं करो। मुझे इस बात का गर्व है कि मेरी पार्टी ने मुझे मौका दिया। मेरे पिताजी कोई सांसद नहीं रहे, कोई विधायक नहीं रहे, मेरे घर में कोई मंत्री नहीं रहा, लेकिन ये पद देते जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि मैं अपने लिए उस पार्टी का धन्यवाद अदा करूं जो एक तरह से सच्चे अर्थों में लोकतंत्र की स्थापना कर रही है। लेकिन ये उस आधार पर बाकी समाज वालों को प्रेरणा तो मिलती है कि भाई आप यादव हो गए तो ऐसा नहीं कि आपको मौका नहीं मिलेगा। वहाँ क्या यादव नहीं, केवल एक परिवार को ही मिलेगी। ये परसेप्शन उनने बनाया है कि अगर यूपी से कोई बनेगा, समाजवादी पार्टी से बनेगा, एक ही परिवार में होना, पैदा होना जरूरी है, दूसरा कोई नहीं हो सकता। ये उनका दुर्भाग्य, उनकी सोच, छोटी सोच, ये उनको जवाब है। हमारी पार्टी तो झंडा लेकर के शिवराज सिंह जी चौहान को आगे करती है। वो अपने समाज के, भले ही उस समाज से आते हैं लेकिन पूरी प्रदेश में अपनी एक साख बनाते हैं। माननीय मोदी जी अपने एक समाज से आते हैं लेकिन पूरे देश में अपनी पहचान बनाते हैं। तो जब हमको हमारी पार्टी ने मौका दिया तो पार्टी ने उस बेस को रखा कि कुल मिलाकर के हम अपनी विचारधारा के आधार पर कार्यकर्ता खड़ा कर रहे हैं और ये हम किसी को भी मौका दे सकते हैं। ये दूसरी पार्टी में दम नहीं है। वो एक परिवार में पैदा होना जरूरी है। जैसे गांधी खानदान की आप बात करोगे, आपको अगर कांग्रेस का अध्यक्ष बनना है, बड़ी बात करना है, हमेशा उनकी पार्लियामेंट्री बोर्ड में रहना है,
तो आपको सोनिया जी के, उनकी पति के, उनकी मम्मी के, उनके परनाना के, उस खानदान से ही आना पड़ेगा। अदरवाइज सीताराम केसरी की धोती खोली उनने, सबको उदाहरण दिखाया। सीताराम केसरी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनका अपमान कहाँ हुआ? उनका अपमान कांग्रेस कार्यालय में हुआ। ये दुर्भाग्यपूर्ण क्षण अगर कहीं आया तो कांग्रेस को माफी मांगना चाहिए आज भी इस बात से कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का अगर आप अपने कार्यालय में अपमान करते हो, आपको कोई राजनीति करने का अधिकार नहीं है। आपने अखिलेश यादव को यदुवंशी नहीं हिंदू विरोधी कह दिया। यदुवंशी नहीं हिंदू विरोधी कह दिया ट्विटर पे आप लोगों की। मैंने तो कभी नहीं बोला ऐसा। मैंने अपनी बात हमेशा स्पष्ट कही, ये मेरे वर्सन नहीं है। वो आपने हिंदू विरोधी उनको नहीं कहा? नहीं, मैंने ये कहा कि भाई हम तो अपने भगवान राम का आनंद मना चुके हैं, बाबा महाकाल का महालोक का आनंद आ गया, विश्वनाथ बाबा का आनंद आ गया, तो अब तो भगवान कृष्ण इंतजार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र जिनने खिलाफ दिए हैं वो अपने हलफनामे निकलाए और कोर्ट से प्रार्थना करे कि भगवान कृष्ण को मुस्कुराने दो। भगवान कृष्ण को यहाँ इस देश के अंदर मथुरा में अगर मंदिर बनाने से कोई रोकने वाले लोग हैं तो वो अपने आप में विचार करे कि कौन रोकने वाले लोग हैं। आपको क्या लगता है भगवान कृष्ण को लेकर जो आप कह रहे हैं? मैं तो कह ही रहा हूँ कि भगवान कृष्ण को लेकर के, भगवान राम को लेकर के, महादेव हमारे विश्वनाथ को लेकर के पूरे देश की आस्था है और हम माननीय न्यायालय से विचार प्रार्थना करेंगे कि वो जल्दी निराकरण करे, ताकि जिनकी पूरे बड़े बहुसंख्यक समुदाय की भावना का सम्मान तो होना चाहिए। इसमें कौन सा प्रश्न है कि भगवान कृष्ण मथुरा में पैदा हुए कि नहीं हुए? ये भी अगर विवाद का विषय होगा तो फिर तो हमको डूब मरना चाहिए। तो मतलब अयोध्या के बाद उसकी बारी है। मेरा कहना थोड़ी कोर्ट पे निर्भर करता, कोर्ट जल्दी निराकरण करे। आपने दिग्विजय सिंह और भूपेश बघेल को राम विरोधी कहा, आप उनको राम विरोधी मानते हैं? देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले बोला था जी कि जिनको आज भी राम मंदिर बनने से सुख नहीं है, वो कह रहे हैं कि वो ढांचा क्यों तोड़ा, वहां क्यों बनाया, इसको क्या बोलोगे आप? जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया भगवान राम वहीं पैदा हुए, आप अभी भी प्रश्न उठा रहे हो। आप एक तरफ रामनवमी के दिन भगवान राम के अयोध्या में जाके दर्शन नहीं कर सकते, भगवान राम के गर्भगृह में प्रवेश हुआ तो क्यों नहीं जाना चाहिए इनको? आपकी आस्था है ना, तो आप क्यों नहीं जा रहे हो? इसका उत्तर दे वो। अब हम तो आस्था रखते तो हम तो गए, पूरा मंत्रिमंडल लेके गए, सबके साथ गए। नहीं, लेकिन क्या राम मंदिर के दर्शन करने के लिए नहीं जाना? मेरा ये कहना कि आपने कितनी बार कांग्रेस पार्टी ने शपथ पत्र दिए, इसीलिए उस दल के नेता हो ना आप माफी मांगो ना आप कि हाँ हमसे गलती हुई। क्यों नहीं बोलती कांग्रेस? कपिल सिब्बल जी क्यों खड़े हुए थे, मनोज सिंघवी जी क्यों खड़े हुए थे, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने क्या बयान दिए थे? सब कोर्ट ने जब दूध का दूध पानी का पानी कर दिया, अब माफी मांगे सबके सामने, क्यों नहीं मांग रहे? नहीं, लेकिन अगर वो दर्शन करने नहीं जाते हैं, मेरा ये दर्शन का प्रश्न, दर्शन तो है ही, ये एक एक करके परत दर परत चढ़ती जाती है, आपके प्रति धारणा बनती जाती है। आप लगातार इस ढंग की बात करते हो। आप अगर आतंकवादी को जी करते हो और भगवान राम पे प्रश्न उठाते हो तो आपको क्या बोलूंगा मैं? और भगवान राम का प्रशंसक बोलूंगा? आप भगवान राम पे प्रश्न उठा करके सबकी भावनाओं के साथ अन्याय कर रहे हो, इसके बारे में कौन दोषी है? आप लोग प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तो फिर राम मंदिर चुनाव में इतना बड़ा मुद्दा कैसे हो गया? राम मंदिर चुनाव में इतना बड़ा मुद्दा कैसे हो गया? हमने तो नहीं बनाया, लेकिन जनता देखती, जनता जानती है। आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने 35 साल पहले फैसला दिया था 3 तलाक का, और जितनी मेजोरिटी से राजीव गांधी की सरकार थी उतनी तो आज भी मोदी जी के नहीं है, लेकिन सरकार में दम नहीं था कि उस फैसले को लागू करा पाए। तो सरकार ने वोट बैंक की खातिर पूरे फैसले को बदलाते हुए सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला हो उसको लोकसभा से बदला दिया। वो 3 तलाक बहनों के लिए कष्ट का कारण बन गया। माननीय मोदी जी के लिए इतना बड़ा इसलिए मुद्दा बना कि माननीय मोदी जी के सामने जैसे ये फैसला आया, डंके की चोट, उन्होंने वहाँ भूमि पूजन में वो खुद भी गए और पूरे देश में हिंदू मुस्लिम शांति के साथ बड़े प्रेम से पूजन किया। और अभी हमारे सामने ही ये 22 जनवरी को गर्भगृह में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं। तो सरकार को बनने में हमेशा संवैधानिक व्यवस्थाओं के आधार पर जो विश्वास दिलाएगा, भगवान का आशीर्वाद तो उनके साथ रहेगा ना। ये दम आप में नहीं। आप तो इतना बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, मंदिर बन गया, आप कह रहे हो जनता के पैसे से सब मान लिया। आपको तो निमंत्रण दिया है, आप तो इतने अभागे हो कि आप तो निमंत्रण ठुकरा रहे हो। इससे बढ़ के क्या बात है? आप निमंत्रण नहीं ठुकराओ, जनता की भावना को ठुकरा रहे हो। आप जो भगवान राम के मामले में निर्णय कर सकता है,
जनता उसको और क्या कहेगी जो मैंने बात कही है। आपने अभी जिक्र किया कि हिंदू मुस्लिम शांति के साथ ये सब कुछ संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक बात कही गई है अभी हाल में कि अगर इंडिया गठबंधन को वोट दिया जाता है तो देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का होगा। इस बयान का मतलब क्या है? किसने बोला? प्रधानमंत्री जी ने कहा। ये मनमोहन सिंह जी ने बोला था। हाँ, तो मनमोहन सिंह जी के शब्द पे दोबारा गौर करो। लेकिन क्या ऐसा है? मैंने कहा कि कभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए जो मनमोहन सिंह जी ने बोला। मैं उस समय भी उस विरोध में बोला था, आज भी इस बात का विरोध करता हूँ। नहीं, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता इस है? देश के संसाधनों पे हक देशभक्तों का है, न कि उसको जाति से या धर्म से जोड़ा जाए। ये मनमोहन सिंह जी की बहुत बड़ी गलती थी जो उनने प्रश्न उठाया कि इस देश के संसाधन पे सबसे पहला हक मुस्लिमों का। ये नहीं बोलना चाहिए था उनको। मेरा आज भी इस बात पे विरोध है। नहीं, लेकिन क्या ऐसा है कि अगर इंडिया गठबंधन को वोट दिया गया तो फिर ऐसा होगा? क्या ऐसा है? इसीलिए तो जनता उनको नकार रही है। जनता को गले नहीं उतरती ये बात। जनता को आप क्या बात बताना चाहते हो? आपको खुशी नहीं है कि भगवान राम के मंदिर में हिंदू मुसलमान इकट्ठा होकर के रामनवमी पे आनंद मना रहे हैं? 2 दिन पहले ईद में पूरे देश में आनंद मना। आप इस भाव को क्यों नहीं बनाना चाहते हो? आप भी क्यों हिंदू मुस्लिम में फूट डालना चाहते हो? आप फूट डाल के कहाँ ले जाना चाहते हो? कोई बर्दाश्त नहीं करेगा इस बात को। हमेशा हम इस बात का विरोध रहेगा कि आप पर्टिकुलर हिंदुओं के भगवान के मंदिर के मामले में आप कहते हो कि यहाँ मंदिर नहीं बनना चाहिए, और बाकी आप क्या कह रहे हो? अब आपको कल दूरदर्शन के लोगों पे भगवा कलर आ गया तो आखिर कह रहे हो कि ये क्यों आना चाहिए? तो आपको भगवा से नफरत क्यों है? आप तिरंगे झंडे से हटा दो भगवा, आप में दम हो तो। लेकिन चुनाव में भगवा हुआ क्यों? वो मेरा ही कहना कि भगवा करा कौन रहा है? वो ही तो करा रहे हैं, उनको क्यों आपत्ति आना चाहिए? नहीं, लेकिन चुनाव में इसका कलर चेंज करने की जरूरत पड़ी कैसे? देखिए, 2 बात आती है। चुनाव में क्या हुआ ये मैं विषय नहीं कह रहा हूं। मेरा ये कहना हुआ तो आपकी आपत्ति क्यों आ रही है? आपको कष्ट क्या है? आपका भाव अच्छा होना चाहिए ना। अरे भाई, कोई किसी पार्टी का तो झंडा नहीं दिखा रहे थे ना, लेकिन जैसे ही भगवा कलर आ जाए, आप किसी भी मंदिर फिर आप भगवा झंडे क्यों, आप प्रश्न करोगे तो ये बर्दाश्त कैसे करेंगे? साधु संत भगवा पहनते, क्यों पहनना चाहिए? ये क्या बात हुई? अरे भाई, ये बात करके आप अपनी उसी मानसिकता से बाहर नहीं आ रहे हो जिसके कारण से देश का बंटवारा हुआ। देश ने बहुत बड़ी त्रासदी झेली है। अंग्रेजों के शासनकाल में अंग्रेज जाते जाते कांग्रेस के उस टेन्योर में, जब उन्हें आज़ादी के समय, हम तो थे नहीं, जनसंघ नहीं था, जनता पार्टी नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, लेकिन देश के बंटवारे के समय कांग्रेस थी। उसी मानसिकता कारण देश का बंटवारा हुआ, वही मानसिकता कारण 370 लगी। उसी मानसिकता को आज तक खत्म नहीं कर रहे हो आप भी। आज क्यों भगवा से आपको आपत्ति है? लेकिन राहुल गांधी ये कहते हैं कि उनको भगवा से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भगवाकरण बीजेपी करने की कोशिश करती है, उसकी ठेकेदार बनने की कोशिश करती है। फिर दोनों बात दोहरी है। भगवा से आपत्ति नहीं, लेकिन भगवा क्यों होना चाहिए? जब आपत्ति नहीं तो प्रश्न क्यों होना चाहिए? आपत्ति नहीं है तो प्रश्न क्यों कर रहे हो आप शांत रहो ना, ताली बजाओ, खुश हो। आप क्यों खुश नहीं हो रहे हो? बीजेपी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर सवाल उठाया कि वो मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। बीजेपी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर सवाल उठाया कि वो मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। कांग्रेस का कहना है कि हमने कहीं पर ऐसा, अभी अपन ने इतनी बात करी है, मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो नहीं था कि पाकिस्तान अलग बनना चाहिए, और उस मैनिफेस्टो को हाँ किसने करी थी? कांग्रेस ने तो हाँ करी थी। आजादी के पहले किसका मैनिफेस्टो था ये? मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो, तभी तो देश का बंटवारा हुआ। वो कह रहे हैं कि एक भी बार वो शब्द दिखाइए जहां हमने मुस्लिम शब्द लिखा। वो बोल रहे हैं फेयर शेयर टू द माइनॉरिटीज। ये सब बच के रास्ते निकलने के हैं, जनता सब जानती है, इससे बचने ही नहीं है। अगर आप जी भी इस मानसिकता से आते हैं कि वो हमारी पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक पे प्रश्न उठाते हैं, सेना पे प्रश्न उठाते हैं, आज भी वो 370 के हटने का दुख मनाते हैं, तो ये क्या बताना चाहते हैं? आज भी जय श्री राम कोई बोलता तो उनको कष्ट होता है, तो ये जय श्री राम से उनको कष्ट क्यों है? आज बताइए, पूरा इतना टाइम हो गया, क्यों दर्शन करने नहीं जा रहे हो आप भगवान राम के? आप वोट मांगने जा रहे हो जनता के बीच में, लेकिन जो आस्था के केंद्र है, आप आज भी अयोध्या नहीं जाने को तैयार हो। क्यों नहीं जा रहे हो आप? मंदिर पे तो सबका अधिकार, आपने कहा ना जाओ ना। नहीं जाएंगे, वोट कट जाएंगे। तो वोट की निगाह से अगर देखोगे तो जनता माफ कर देगी आपको, कोई माफ नहीं करने वाले। एक क्योंकि चुनाव चल रहे हैं, आपके पास समय कम है, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा। वो सवाल ये है कि कुल मिलाकर हर कोई ये जानना चाह रहा है कि शिवराज जी इतना ज्यादा दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? शिवराज जी हमेशा दिखाई दे रहे हैं, मेरे साथ दिखाई दे रहे हैं, हम उनके साथ दिखाई दे रहे हैं, कार्यक्रमों में भाषण साथ देने जा रहे हैं। हमारी ये लीडरशिप इस बात को दिखाती है कि हमारे यहाँ सामूहिक नेतृत्व में विश्वास करते हैं। पद पे कोई भी बैठ जाए,
इस भाव से बड़े भाई छोटे भाई जैसा हमारा परिवार है। आपने विराट कोहली और धोनी का एक एग्जाम्पल दिया था, तो विराट कोहली आप हैं, धोनी शिवराज जी हैं, कैलाश जी हैं और प्रहलाद जी हैं, तो विराट कोहली को कितने धोनी यहाँ पर गाइड कर रहे हैं? नहीं, मैंने तो ये कहा कि ये हमारे जैसे कोई भी टीम गेम जितने भी रहते हैं उसमें सीनियर खिलाड़ी भी रहते हैं, जूनियर भी रहते हैं, लेकिन इसमें जिसको कैप्टनशिप मिल जाए, इसका मतलब अकेला कैप्टन खेलेगा बाकी नहीं खेलेगा, सब मिलके खेले, यही भाव है। तो मैं मान के चलता हूँ कि उस भाव से हमारी पार्टी चलती है और सरकार चलती है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जोरदार तालियों से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। बहुत